अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, शहर फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो शहर फैसलाबाद का मौसम जो है इसका दर्जा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है और यूं महसूस हो रहा है कि गर्मियां आने वाली है। पिछले दिनों नॉर्दर्न एरियाज के अंदर तो बर्फबारी भी पहाड़ों के ऊपर हुई और बारिश भी खूब हुई, लेकिन शहर फैसलाबाद में इसके आसार नजर नहीं आए। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में भी मौसम जो है वो खुश्क रहेगा और बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा रात 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 51% है और इसके साथ साथ हवा 2 नॉट की रफ्तार से चल रही है। और दुआ कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मौसम जो है वो मजीद खुशगवार हो। हाँ, लेकिन बहार की वजह से फूल जो हैं वो खिलते हुए बागों के अंदर नजर आ रहे हैं। मौसम जो है इस हवाले से भी काफी खुशगवार जो है वो दिखाई देता है शहर फैसलाबाद के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि हम रोजाना की बुनियाद पे आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है, आपके अंदर कोई भी फनकार मौजूद है, तो उसे अपने अंदर मत समेट कर रखें, बाहर लाएं उस फनकार को, उसकी बनाए वीडियो 30 सेकंड की हमें व्हाट्सएप करें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाता है। उस नंबर पे व्हाट्सएप करने के बाद हम आपकी वो वीडियो जो होगी उसे स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। यही नहीं बल्कि आपकी बर्थडे की सेलिब्रेशंस भी अगर हैं तो आप उन सेलिब्रेशंस को भी वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस टीवी पे चला के आपकी सालगिरह की खुशियों के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो जनाब, आज हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार क्रिकेट के शाहिद खान अफरीदी जो हैं उनकी 41वीं सालगिरह है। शाहिद खान अफरीदी जो हैं वो 41 बरस के हो चुके हैं और दुनिया भर से उन्हें मुबारकबाद जो है मौसूल हो रही है। और यही नहीं, शाहिद खान अफरीदी जो हैं उन्होंने तेज तरीन सेंचुरी बना के वनडे में 19 साल उस रिकॉर्ड को कायम रखा। और शाहिद खान अफरीदी बूम बूम अफरीदी के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि ये बड़े ही डेंजरस किस्म के बल्लेबाज हैं और मैच को पलटने की 1 मिनट के अंदर ताकत रखते हैं। इनके छक्के जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो बड़े फेमस हैं, बड़े मशहूर हैं और बड़े डेंजरस किस्म के बैट्समैन समझे जाते हैं। बड़े बड़े बॉलर्स, चाहे वो स्पिनर हों या फिर फास्ट बॉलर्स हों, इनके सामने जल्दी टिक नहीं पाते। कहा जाता है कि अगर शाहिद अफरीदी चल जाएं तो काफी ज्यादा स्कोर जो है बहुत कम बॉल्स में और कम वक्त में के अंदर बनाए जा सकते हैं। तो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है जनाब, हमें फख्र है कि शाहिद खान अफरीदी का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। मुस्तंसन हुसैन तारड़ जो हैं वो भी बहुत बड़े हमारे राइटर हैं। वो भी 82 बरस के जो है वो हो चुके हैं और उनकी सालगिरह भी आज मनाई जा रही है। मुस्तंसन हुसैन तारड़ की अगर बात की जाए तो ये ऐसे लिखारी हैं जिन्होंने बड़े ही उम्दा अल्फाजों का चुनाव करके बहुत सारी चीजें जो है उन्हें राइट अप किया और बहुत सारे लोग इनके लिखी गई किताबों से मुस्तफीद होते हैं, लिखी गई स्टोरीज से मुस्तफीद होते हैं। बहुत बड़े अदीब हैं, बहुत बड़े राइटर हैं और अपने शाउर को लफ्जों में किस तरह से परोते हैं इसका हुनर इनको खूब आता है। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये 2 बर्थडेज तो थी, इसके साथ साथ आलम लोहार, बहुत बड़ा नाम मुल्क पाकिस्तान का, जिनकी शोहरत जो है वो जुगनी बनी और चिमटे के साथ खास तौर पे गाने को प्ले करते थे। आज उनकी 93वीं सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है। और अगर आलम लोहार की बात करें, उनके लिए हमने छोटी सी एक वीडियो भी बनाई, आइए आपको दिखाते हैं। जनाब, जैसे शहर फैसलाबाद का दिन ब दिन जो दर्जा हरारत है मौसम का वो बढ़ता चला जा रहा है, सियासी दर्जा हरारत भी अरूज पे नजर आता है। उसकी वजह ये बताई जाती है कि आने वाले इलेक्शंस बल्दियात के जो हैं उसकी तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहीं कहीं पे नजर आती है। और खास तौर पे जो दावे किए जाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि यूथ की ताकत उनके साथ है, यूथ की ताकत कितनी उनके साथ है, कितनी उनके साथ नहीं है, कितनी मुस्लिम लीग नून के साथ है, इस मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए खास तौर पे दावत दे रखी है अपने शो के अंदर। आतिफ किसाना हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और सिटी सदर भी हैं यूथ विंग के। तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ उस्मान अशरफ गुज्जर भी हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि जिले प्रेसिडेंट हैं यूथ विंग के, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उसके साथ साथ हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद होंगे जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं और बड़ी ज़बरदस्त तजिया रखते हैं और बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन रखते हैं हमारे शहर की सियासत के ऊपर। तो आपको भी अब्दुल रहमान वेलकम करते हैं। सबसे पहले जो है वो आतिफ किसाना की तरफ जाना चाहूंगा मैं। आतिफ किसाना से गुफ्तगू करेंगे। आतिफ भाई, क्या कहेंगे आप, हमारे शहर की अगर खास तौर पर बात की जाए तो यूथ का कहा जाता है अमल दखल जो है वो ज्यादा,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनकी तरफ से ये कहा जाता है। लेकिन सूरत हाल अब कुछ तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। जो खास तौर पे गवर्नमेंट ने 2.5 साल के अंदर जो काम किया है, उसके अंदर महंगाई बहुत बढ़ी, बिजली के रेट्स बढ़े पर यूनिट, और गैस महंगी हुई और दीगर एशिया खुरोनोश भी महंगी हुई। उससे इसके अपने सपोर्टर्स काफी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शंस अगर होते हैं, आपको जीत किसकी दिखाई देती है और यूथ का जो कदम है वो किस तरफ होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सिटी 41 का शुक्रिया कि उन्होंने आज फैसलाबाद के अंदर एक ऐसे मौजू को लिया है जो बिलखसूस हमारे मुस्तकबिल और हाल पर है, उसमें यूथ के हवाले से है। मैं यहाँ पर यह बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग 1990 के करीब वजूद में आई और 17 नौजवानों ने कुरान पाक पर हलफ देकर इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए और नज़रिया पाकिस्तान के फ़रोग के लिए और कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अपनी वाबस्तगी के लिए ये हलफ दिया था कि हम पाकिस्तान के वफादार रहेंगे। यूथ की बुनियाद सबसे पहले जो किसी सियासी जमात में किसी विंग का जो आगाज़ हुआ, उसका जो जाता है क्रेडिट वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जाता है। उसके साथ साथ मौजूदा सिनेरियो में जो हमारे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब हैं, उन्होंने यूथ के नारे को ऐसा इस्तेमाल किया कि नौजवानों की आंखों में जो धूल झोंकी, उसका रिजल्ट आपने देखा कि उसकी जमात के अंदर फैसलाबाद से कोई भी ऐसा उनका रहनुमा कोई MNA MPA या किसी ऐसी सीट पर मौजूद नहीं है जो नौजवानों से तल्लक रखता हो और यूथ का वो कारकुन हो। उन्होंने वही पुराने जो पिछले दौर में सियासत करते थे, जो लोग, उन्हीं खानदानों को प्रमोट किया और यूथ के नाम को उन्होंने बिल्कुल नहीं ब्लाइट किया, उन्हीं खानदानों को ब्लाइट किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनको ओहदे दिए। मौजूदा दौर में उनका जो किरदार आपको नज़र आ रहा है फैसलाबाद के हवाला से, कि आप देखें कि कोई भी इवेंट हो, बेशक 14 अगस्त का हो, 23 मार्च का हो, और बिलखसूस मौजूदा दौर में गरीब जिस लिहाज से पिस रहा है, उसके अंदर महंगाई है या कोई और भी जितने भी सूरत हाल है, बल्दियात है या जिस ऐसी सिनेरियो है, उसमें PTI के अंदर कोई भी यूथ का आपको किरदार नजर नहीं आ रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग, जिसने आज से 3 दहाइयाँ पहले अपनी सियासत का आगाज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ किया था, वो आज भी फैसलाबाद के अंदर राणा सनाउल्लाह खान साहब जो हमारे सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के, बिल्कुल उनके शाना बशाना मुतहरक है और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के साथ अपनी पार्टी और अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के संग पाकिस्तान के आगे बढ़ने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और अपनी जमात की तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल रहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल रहमान, अगर आज ही इलेक्शंस होते हैं बल्दियात के, आपको क्या दिखाई देता है? अवाम ज्यादा किस तरफ झुकाव रखती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और थैंक यू नाम। देखिए, जो बल्दियाती इंतखाबात है ये हमेशा हुकूमत के हक में जाते हैं। इसमें अवाम जो है वो बड़ी समझदारी से हुकूमत को वोट देते हैं। अभी जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए या अभी कश्मीर में होंगे, वहाँ पर भी ये चीज़ें सामने आएंगी कि हुकूमत वहाँ पे कामयाब होगी। इसी तरह से बल्दियात है, उसमें हुकूमत कामयाब होती है। जब 2015 में नून लीग ने करवाए थे तो नून लीग ने स्वीप किया था फैसलाबाद में, और जो ही जनरल इलेक्शन हुए नून लीग फैसलाबाद से लूज़ कर गई। तमाम MNAs की सीटें, MPs की सिर्फ 4 इनके MPs शहर में बचे थे। इसी तरह देही इलाकों में भी इन्होंने लूज़ किया। तो ये इंतखाबात जो है वो PTI आसानी के साथ जीत लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई के इशूज़ या दूसरे इशूज़ अपनी जगह बहुत अहम होते हैं, लेकिन बल्दियात में क्योंकि ये बराह रास्त जो इनकी जितनी भी फंडिंग है, जितना भी बजट है, वो हुकूमत पंजाब की जानब से देना होता है, और वहाँ पर जो बुजदार हुकूमत बैठी हुई है, और वो अगर अपोजिशन के कोई बंदे जीतेंगे, इधर मेयर बनेंगे या कोई भी बनेगा तहसील नाज़म, तो वो बजट नहीं ले सकेंगे और फिर लोगों को कोई खास फ़ायदा नहीं होता। और फिर जो बड़े धड़े होते हैं बल्दियात के हवाले से, वो भी उस जमात के साथ होते हैं जो जीती हुई हो। देखिए, जो एक तो होती है यहाँ पर जो नज़रियाती सियासत है, एक जो दड़ों की सियासत है या जो बल्दियाती नुमाइंदगान की सियासत है, वो हमेशा हुकूमत के साथ जुड़े होते हैं। वो जब नवाज शरीफ आए, बेनज़ीर आए या मुशर्रफ आए, तो वो उठ के उनके साथ चले गए। तो मुशर्रफ के बाद जो ही नून लीग की वापसी हुई है, तो वो जो रिज़ा नज़ीर जो ज़िला कौंसिल के चेयरमैन बनते रहे हैं, वो नून लीग में आ गए थे, और अभी जो ही नून लीग वापस हुई है तो वो PTI में चले गए। तो ये सिस्टम चलता रहता है कि इसमें जो दड़े हैं वो अपनी पार्टीज बदलते रहते हैं, सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए वो किसी ना किसी पार्टी का सफ़र करते रहते हैं। तो अगर यहाँ पर जनरल इलेक्शंस होते हैं तो वो PMLN के, लेकिन अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो उसमें PTI जो आसानी से उन्हें मात दे देगी। तो ये बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने की एक
वजह जो बताई जाती है कि शायद उन्हें हार का खौफ है, वो तो अपनी जगह होगी, लेकिन जो इमरान खान हैं बल्दियाती नुमाइंदगान के हवाले से संजीदगी से उन्हें जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है उसकी जानब से जो रुकावटें सामने हैं वो बताई जाती हैं। फिर बताया जाता है कि ये सिस्टम शायद अच्छे से डिलीवर ना कर सके। फिर इसमें जो MPMNs की मुखालफत है वो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, जब 2008 में PMLN की हुकूमत बनी तो उसके बाद उन्होंने अगले 13 तक 5 साल इंतखाबात नहीं करवाए। 13 के बाद जो इंतखाबात करवाए 15 में, और उसके बाद जो इख्तियारात सौंपे हैं वो 2017 में सौंपे। तो ये एक बड़ा मसला है। जो इनके नीचे MPMNs होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा खौफ होता है कि उनके डेरे वीरान हो जाएंगे। और एक्चुअल में जो MPMNs है उनका काम है लेजिस्लेशन करना, कोई भी बिल है वो पास करना, अभी जो सेनेट के मामलात या जो असम्बली के मामलात हैं उनको बेहतर तरीके से चलाना। लेकिन यहाँ पे वो बजट्स भी देते हुए नजर आ रहे हैं, वो फेस्को के काम करवाते हुए नजर आ रहे हैं, सुई गैस के भी काम करवाते नजर आ रहे हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अपने डेरों को वीरान नहीं होने दिया जाता, क्योंकि गाहे बगाहे जब लोग आते रहते हैं तो उन पर बताया जाता है कि आपने वोट दिया था, हम काम करवा रहे हैं, अगली दफा भी वोट आपने हमें ही देना है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इस हवाले से उस्मान अशरफ गुज्जर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिले की सूरत हाल के हवाले से उनसे जानते हैं क्या कहेंगे आप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नो डाउट एक वक्त था कि यूथ तो थी, और इस यूथ की वजह से ही बहुत सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसलाबाद में से निकाली। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है जिले की, आप उस हवाले से क्या कहेंगे? यूथ की पावर ज्यादा नून लीग के साथ है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नान भाई, आपने हमें मौका दिया। तो ये आपको मैं ये बात यानी कि आप क्लियरली यानी कि करना चाहता हूँ। खसाना साहब ने भी आपको नहीं बताया कि जो इस तहरीक इंसाफ यूथ विंग और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग, इस टाइम जो हमारी ज़िला, सिटी और बाकी बॉडीज़ हैं वो सारी यानी कि हमने कंप्लीट कर ली, इवन के PPs लेवल तक। और ये जो तहरीक इंसाफ की, ये तो इवन के इनका डिस्ट्रिक्ट और सिटी भी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये अगर यूथ की पावर इनके पास होती तो इनके ये जो PPs हैं, ये तहसील्स हैं, ये अपनी कंप्लीट होती इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूसी वो डिस्ट्रिक्ट भी कंप्लीट है, तहसीलें भी ऑलमोस्ट तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं, जो कुछ थोड़ी बहुत रहती हैं, एक आध PP रहता है, यानी कि हमारे 21 है, 20 ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक रह गया वो भी। इससे यही यानी कि इससे यही ज़ाहिर होता है, हम सिर्फ बातों से नहीं, प्रैक्टिकली जो यूथ विंग है वो मुस्लिम लीग नून वो मजबूत है और ज़्यादा यूथ मुस्लिम लीग नून के ही साथ है। ठीक है, और ये मेन जो किसी भी पार्टी में, किसी तंजीम में, किसी भी कमेटी में, यानी कि हर चीज़ में ये यूथ है, ये मेन किरदार अदा करती है, ये रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है किसी भी। अब ये जो हमारे इवेंट हुआ था गुजर गया फैसलाबाद में 4 दिसंबर को, जी बिल्कुल, अब्दुर्रहमान भाई उधर ही मौजूद थे। ये आपको बताएंगे कि उधर यूथ विंग कितनी मुतहर्रिक थी। सारा ऑलमोस्ट इवेंट हमारा यूथ विंग 2-3 दिन उधर, यानी कि पूरी हमारी टीम ने उधर पूरा यानी कि रोल अदा किया, बिल्कुल मैनेजमेंट के, जी सारे इसी तरह यानी कि ये बाकी मामलात में जो PDM की आ रही है इंशाल्लाह फैसलाबाद में रैली, उसमें भी हम इंशाल्लाह अपना जो PDM में जो भी हमारा ये हमारे कायदीन जो ड्यूटी लगाएंगे वो हम इंशाल्लाह वो पूरी करेंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो नवाज शरीफ का बयानिया, वोट को इज्जत दो, वो हम कायदे मोहतरम राना सनाउल्लाह की हिदायत पर सारे इंशाल्लाह घर घर पहुँचाएंगे। यूनियन कौंसिल तक हम अपनी तंजीम साजी मुकम्मल करेंगे, यूनियन कौंसिल तक इंशाल्लाह उसको लेकर जाएंगे। और ये अब वोट को इज्जत दो नहीं, अब इसके साथ हम इंशाल्लाह यूथ विंग वोट पर पहरा भी देंगे। ये जो ठीक कह रहे हैं, और कोशिश की जाएगी आपकी तरफ से, तो जाहिर बात है कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर अपनी पार्टी को जितना हो सके प्रमोट किया जाए। इसमें मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आतिफ किसाना हमारे साथ मौजूद हैं, सिटी प्रेसिडेंट है यूथ विंग के, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। और सब मौजूदा जो अब इलेक्शंस होंगे बल्दियात में, उसमें आपको क्या सूरत हाल दिखाई देती है, और बल्दियात ख़त्म होने की वजह से जिन मसाइल का सामना आम हल्कों को करना पड़ा है उस पर भी रोशनी डाली जाए। देखिए हनान भाई, इस पर अब्दुर्रहमान साहब ने
अपना मौक़िफ़ का इज़हार किया है, क्योंकि ये बल्दियात को फैसलाबाद में काफ़ी जो करते हैं उसकी कवरेज, मैं इनके एक मौक़िफ़ से ये बात एग्री नहीं करता कि जो आने वाले दिनों में कि जो बल्दियात इलेक्शन होगा तो जनाब वो पीटीआई जीतेगी। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये जीतना चाहती है और जीत सकती तो जनाब ये राह फरार न इख्तियार करती। 4 मई 2019 से इन्होंने खुद साख्ता हम पर कट लगाकर मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को, जो पंजाब के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदे बनते हैं, उनको अपने घरों में बैठाया हुआ है, जिसकी वजह से फैसलाबाद के नहीं पूरे पंजाब के करोड़ों अवाम रोज़ाना के बुनियादी जो उनके मसाइल हैं उससे जनाब वो बिल्कुल परेशान है और इस मौजूदा हुकूमत से नाला है। आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर ग्रास रूट लेवल पर लोगों के बर्थ के मसाइल हैं, लोगों के डेथ के मसाइल हैं, लोगों के मैरिज के मसाइल हैं, साथ ही कौंसल के मसाइल हैं। ये वो मसाइल हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग मुतल्लिका यूनियन कौंसिल में आते थे, जो उनकी दहलीज पर उनके मसले हल होते थे। ये मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और उसकी पूरी टीम इसके लिए दिन रात कोशां थी। लेकिन जो ही इलेक्शन हुए और उसके बाद आपने देखा ये जो सिलेक्टेड लोग हैं, इन्होंने दावे तो बहुत किए थे इलेक्शन में कि जनाब हम बल्दियात को मजबूत करेंगे, बल्दियाती निज़ाम ऐसा होगा कि जनाब ये पिछले निज़ाम को भूल जाएंगे। वाकई जनाब इनका बल्दियाती निज़ाम बहुत अच्छा है कि इन्होंने लोगों के जो मसाइल हल हो रहे थे इनकी दहलीज पर, वो उनका जैसे कहते हैं रोटी का नवाला छीन लिया। इन्होंने लोगों से उनके मुतल्लिका जो हकूक़ थे, जो उनके राइट्स थे, वो भी छीन लिए हैं। दूसरी रही बात, बिल्कुल हम अल्लाह के घर पर उम्मीद हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में हमारी तारीख हेयरिंग थी, लेकिन वो किसी वजह से उन्होंने, क्योंकि हमारे बेंच के जो मौजूद जज साहब हैं वो अवेलेबल नहीं है, फैसलाबाद के नहीं पूरे पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए हमारे मेयर और हम दोनों वहाँ पर पटिशनर हैं, रज़ाक मलिक साहब भी और मैं भी। रज़ाक मलिक साहब मेयर हजरात की जानब से और बल्दियाती नुमाइंदे जो काउंसिलर और चेयरमैन हजरात हैं उनकी जानब से मैं वहाँ पर पटिशनर हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये जंग ज़रूर लड़ते रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। हम 31/12/21 तक अपने आप को चेयरमैन और मेयर मानते हैं, क्योंकि हमें अवाम ने अखलाकी तौर पर और आइनी तौर पर अपने वोट से हमें अपना नुमाइंदा मुंतखब किया और अपने मसाइल के हल के लिए हमें चुना। हम ये समझते हैं कि हम ही उनके हकीकी वारिस हैं। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हम जनाब अवाम के साथ खड़े हैं और इस हुकूमत को हम राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। हमारा इनको चैलेंज है कि अगर आप में सकत है, अगर आप चाहते हैं कि आपके अवाम में इतने आप पॉपुलर हैं, तो आए ये घोड़ा ये मैदान इलेक्शन करवाएं और इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अभी तो डस्का के 18 तारीख का इलेक्शन आ रहा है ना, आपने अभी पंजाब में देखा, और पंजाबी की मिसाल आजकल चल रही है टीवी पे कि जनाब पूरे पाकिस्तान च रगड़ी गई तो डस्का ही फड़ी गई। ये पीटीआई के मुतल्लिका इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जनाब इनको फैसलाबाद में भी जब ये इलेक्शन करवाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि क्या भाव बिकती है। चलें जी, अब्दुर्रहमान से भी इस हवाले से पूछ देते हैं। अब्दुर्रहमान, वैसे ये जो बल्दियात इनकी तरफ से ख़त्म किया गया, ये तो एक किस्म की ज़्यादती, अगर वोट की ताकत से ये MP MNAs अपने लेके आए स्ट्रेंथ, तो वोट की ताकत से ही वो भी चेयरमैन साहबान, काउंसलर्स और जितने भी मेयर थे वो सिलेक्ट हुए थे, उनको हुकूमत में आते ही ख़त्म कर दिया गया। ये भी तो अवाम के वोट की तस्दीक हुई ना। हनान, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये लेकिन राजनीति का बड़ा मसला है कि यहाँ पर अखलाकियात जो है वो आड़े नहीं आने देते। ये देखिए मेयर फैसलाबाद जिनके पास 1 अरब से ज़्यादा के फंड्स मौजूद थे तब, जो पहले भी लगा रहे थे, और 1-1.5 अरब तब कारपोरेशन में मौजूद था, 3-4 अरब अब हो चुका है ना लगाने की वजह से शहर पर। इसी तरह से जो ज़िला कौंसल थी 1-1.5 अरब उसके पास मौजूद था। और अगर पंजाब की बात करें तो कोई 40-50 अरब रुपए के करीब बल्दियात के पास फंड्स मौजूद थे। अब देखिए कोई भी हुकूमत ये बर्दाश्त कैसे करे कि अपोजिशन इतने ज़्यादा अरबों के फंड्स लेके बैठे और वो जो हुकूमत में आए हैं वो चुपके से बैठे रहें। देखें अभी किसी MP MNAs को इतने ज़्यादा फंड्स नहीं मिले, और नून लीगी मेयर्स के पास ज़्यादा फंड्स मौजूद होना ये कैसे उनसे बर्दाश्त हो सकता था। पूरा 1 साल तक इन्हें उन्होंने बिल्कुल गैर मुतल्लक रखा। लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी को अहकामात थे कि कोई भी फंड्स नहीं लगना चाहिए शहर में। जो ही ये तकरीबन अगस्त में इन्होंने हुकूमत संभाली, उसके बाद मई तक जितने भी बीच में कोई 8-9 महीने बनते हैं, 10 महीने, वो 10 महीनों में लोकल गवर्नमेंट का कोई फंड्स नहीं लगने दिया। एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं लगा रही, इसके पीछे क्या वजह है? ये कहीं ना कहीं एक लॉजिक इमरान खान की जानब से बताई जाती है कि ये सारे पैसे जोड़ के ना वो कर्जा उतारना चाहते हैं जो पुराने घरों में होता था। ये बड़ा मसला है कि यहाँ पर जो नून लीग की गवर्नमेंट या कुछ हुकूमतें ये मईशत में समझती हैं कि जो ही जो इकानमी मुश्किल में हो तो डेवलपमेंट के लिए ख़जाने खोल देने चाहिए। उससे ये होता है कि यहाँ पर
कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, रेत बजरी, ये तकरीबन 50 डिपार्टमेंट बनते हैं जो सिर्फ एक डेवलपमेंट स्कीम से खा रहे होते हैं, जिनका काम चाह रहा होता है। हम दूसरे ये लफ्ज़ों में आखिरी साल के लिए तो नहीं रखा जा रहा बजट इकट्ठा ही एकदम से लगा दिया जाएगा और वोट बैंक को पक्का किया जाएगा? ना तजर्बाकार हुकूमत है, शायद ये आखिरी साल में भी ना कर पाए। देखिए ये 2-2.5 साल जो होते हैं वो मुश्किल फैसलों के होते हैं, उसके बाद जो आवाम को रिलीफ देना होता है, जॉब सारा कुछ करना होता है, लेकिन अभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लगा किसी MP MNA को कि उसको रिलीफ मिला और वो आपदी रिकॉर्ड मुलाकात में अपनी क़यादत से खुश हो। देखिए शहबाज शरीफ को मिलना बड़ा मुश्किल होता था, तो अभी बुज़दार को मिल लेते हैं रोज़, बस इतना है कि सेल्फी बना लेते हैं, उसके अलावा कोई इनके काम नहीं हो रहे होते। इनको तो इमरान खान ने OSD बनाया हुआ है तमाम MP MNAs को, ये जो मिनिस्टर्स बनाए हुए हैं कोई इनके पास पावर्स नहीं है, कुछ भी नहीं करवा पा रहे, पब्लिक इनसे बिल्कुल तंग आई हुई है। अब मजबूरी है क्योंकि ये 2.5 साल निकाल चुके हैं, 2.5 साल बाकी है, जब तक कोई मुतबादल नहीं आता अवाम की मजबूरी है इनके पास जाना। लेकिन जो होती है एक सियासी एक्सरसाइज होती है, जिस तरह से नून लीगी MP MNAs के डेरे चलते थे वो चीज़ें नज़र नहीं आती, तकरीबात चलती थी। देखिए फैसलाबाद में हर वीक में 2-3 तकरीबात नून लीग की लाजमी होती थी, राना सनाउल्लाह खान साहब, अबद शेर अली साहब जो वो करते रहते थे, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ हो रहा होता था। कम होने के बावजूद भी PTI से ज्यादा ही है। एग्जैक्टली अभी भी हो रही हैं हाँ। वो, ये अब अभी भी उनकी हो रही हैं तकरीबात, और PTI हमें कहीं नजर नहीं आती। कोई ऐसा इवेंट नहीं होता जिस पे तमाम लोग इकट्ठे हों। देखिए कोई मिनिस्टर आ जाता है, असद उमर साहब आए या इस तरह से गवर्नर आ जाएं, उधर तब इकट्ठे तो हो जाते हैं। मजबूरी है ना। एग्जैक्टली उसके अलावा जो फैसलाबाद के MP MNAs हैं वो अपने बस पे या अपनी कोई भी ऐसी तकरीबात नहीं कर रहे, कुछ कहीं पर कोई इकट्ठा नहीं हो रहे। और अभी पिछली मुझे पता चला यहाँ पर जो DC ऑफिस में मीटिंग हुई है उसमें ये गिला करते रहे हैं कि हमारे फ़ोन नहीं सुने जाते और नून लीगी लोगों के फ़ौरन फ़ोन सुन के काम किया जाता है। ये 2.5 साल बाद इनका गिला है। मियाँ वारिस अजीज़ जो है इमरान खान को भी ये गिला करते दिखाई देते थे कि मेरे हल्के में मेरे काम नहीं हो रहे, यानी कि अभी तक जो इनकी और ग्रिप है। CTO को चेंज करवा के बड़ी मतलब खुशी महसूस कर, बहुत बड़ा काम जैसे DCO को चेंज करवाया, CTO को करवाया, फेस्को में चेंजिंग करवाई, ये सारे तबादले करवाने के बावजूद भी उनसे कुछ नहीं हो रहा। उनके काम वहीं के वहीं लटके हुए हैं और उनसे ज़्यादा शायद कहीं ना कहीं अपोजिशन के काम ज़्यादा हो रहे हैं, या कुछ काम जो है वो मेरिट पे भी कुछ डिपार्टमेंट्स में हो रहे हैं। जिस तरह से ये वज़ीर आज़म की जो सिटीज़न पोर्टल है उस पर भी मसला जो वो जल्दी अगर कोई डाल दे तो हल हो जाता, बजाय इसके क्योंकि MP MNAs को कहे। तो ये तो मसाइल बहरहाल मौजूद हैं कि इनको डेवलपमेंट से ज़्यादा या शहर को ओन करने से ज़्यादा अपनी मन मर्जी के तबादलों से ज़्यादा गर्ज है कि कोई MP है उसका कोई भाई कहीं लगा हुआ तो उसकी सीट बचाना, इस तरह से ये काम इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। और जो शहर को ओन किया जाता था, जिस तरह से देखें यहाँ पर डेवलपमेंट के काम हुए, अंडर पासेज बने, फ्लाई ओवर्स बने, यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे बनी, शहर को खूबसूरत बनाया, पार्क्स बनाए, तो इस तरह से कुछ नहीं हो रहा, कोई भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है। एक अंडरपास है वो लटका हुआ अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका, उसकी डेडलाइंस दिए जा रहे हैं और मुझे लग रहा है शायद ये 2021 भी इसी तरह गुजर जाएगा। और फिर अगले आने वाली गवर्नमेंट में फिर दोबारा से एक तख्ती लगेगी नए वजीर की, वो वजीर या गवर्नर दोबारा से आएगा, वो फीता उसका काटेगा और दोबारा से इफ्तिताह उसका करेगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी किया, राना सनाउल्लाह ने भी किया, फैजुल्लाह कमोका ने भी किया और पता नहीं किस शहबाज शरीफ ने भी उसका जनाब इफ्तिताह किया। तो इफ्तिताह पे ज्यादा जोर दिया जाता है तरक्याती कामों की बजाय। तो हमारे साथ उस्मान अशरफ गुज्जर भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। उस्मान, आप क्या कहेंगे, सिटी की सूरत हाल आपके सामने ही है, डेवलपमेंट का काम इतना हो नहीं रहा जितना होना चाहिए, जिले में भी ऐसी ही सूरत हाल है? बिल्कुल जी, ऐसी ही सूरत हाल है। वैसे पहले मैं आपकी ये बात कंप्लीट कर दूं, आपने कहा कि वो तख्तियाँ राना सनाउल्लाह की और शहबाज शरीफ ने उसका इफ्तिताह किया, तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट भी हम नहीं करना है। आप देखेंगे इनकी गवर्नमेंट जितनी देर गवर्नमेंट रही, पहले तो यही नहीं रहती नज़र आ रही, अगर वो ये पूरी भी करते हैं, ये इसी वो जो अंडरपास है वो इंशाल्लाह हम ही कंप्लीट करेंगे, इनसे तब भी नहीं होना। 3 साल में कुछ नहीं हुआ, जो सारा उसका मेन वर्क था वो हमारी गवर्नमेंट में वो जो साल हमें या वो 8 माह मिले थे उसमें उसका हुआ था। तो ये तो उसका वही फंड नहीं लगा सके। अब आप ज़िले की तरफ आए, जो जितनी तहसीलें हैं, ये मेन रोड्स हैं जो हमारे, ये जो जंग रोड है, समंदरी रोड है, समंदरी को जाता है, जड़ा वाला रोड है, कोई एक रोड आप बता दें कि आप उधर कोई यानी कि सुकून से सफ़र कर सके, सारी टूट फूट का शिकार। ये सड़कों के अलावा ये सड़कें तो है ही है, ये हॉस्पिटल्स में वो भी यही हालात है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, ठीक है,
ये इनके हालात हैं। वैसे ही ये महंगाई और बेरोजगारी की वजह से ये गवर्नमेंट अपनी मकबूलियत वैसे ही खो चुकी हुई है। अब ये बस अपने दिन ही यानी कि पूरे कर रहे हैं, वो भी पता नहीं ये कर रहे हैं कि करवाने वाले करवा रहे हैं कि वो अपनी मजबूरी अब पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब इसमें तो देखना ये होगा कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर अवाम जो है वो किसका साथ देगी। तो हमारे साथ आतिफ किसाना मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन आजकल दामने को इस्लामाबाद की वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। ये कहा जा रहा है कि वहां पे चीते होते हैं जो कि गुजरने वाले लोगों के ऊपर हमला करते हैं। तो एक छोटी सा क्लिप है, आइए आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक चीता था जो कि सड़क से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवार जो है उन पे हमला करता हुआ दिखाई दिया। मोटरसाइकिल सवार भी उसे देख के काफी घबरा गए और गाड़ी थी इनके पीछे मौजूद जो कि इस वीडियो को बना रही थी। और इस तरह की वीडियो इससे पहले भी जो है वो काफी सारी सामने आई और सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद का भी निशाना बनाया जा रहा था और एक किस्म का अवेयरनेस मैसेज भी लोगों को दिया जा रहा था कि वहां पे जाते हुए तमाम तरह एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको इख्तियार करें। और इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ वालों से उनका ये सवाल था कि ये जो चीते सरेआम घूमते फिर रहे हैं इनको यहाँ तो पकड़ा जाए, क्योंकि एक तो एक नेचुरल हैबिटेट होता है इन जानवरों का, उसमें उसको छोड़ा जाए। अगर नेचुरल हैबिटेट ये है तो यहाँ पे फिर इंसानी आबादियां मौजूद नहीं होनी चाहिए और मोटरसाइकिलों पे खास तौर पे सफर नहीं होना चाहिए, गाड़ी के ऊपर सफर करना चाहिए, क्योंकि कभी भी किसी के ऊपर भी हमला करके उसकी जान ले सकता है ये चीता। और एक दफा तो एक वीडियो ये भी आई थी जिसके अंदर ये एक चीता घर के अंदर चला गया था और वहां पे पालतू कुत्ता जो था उसको भी हमले का निशाना बनाया था। तो इस चीज के ऊपर वाइल्ड लाइफ को जो है वो थोड़े नजरसानी करनी चाहिए और मामलात को हल करना चाहिए। तो हमारे साथ जनाब आतिफ किसाना मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। आतिफ क्या कहेंगे आप? सुना जा रहा है कि आपकी पार्टी के अंदर 2 तंजीमें यूथ विंग की और मुख्तलिफ पोजीशंस में काम कर रही हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए हरनान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले साल मार्च में 2020 में हमारी तंजीम साजी हुई और इसी दौरान नए अहदेदारान ज़िला सिटी के अंदर बनाए गए, जिसके अंदर मुझे फैसलाबाद सिटी का सदर बनाया गया और उस्मान साहब उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे यूथ के। उससे पहले जो तंजीम थी ऑलरेडी, ठीक है, वो उस दिन ख़त्म हो गई और उसके बाद ये नई तंजीम मार्ज़ वजूद में आई और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस दिन से ही लगातार अपनी जमात के लिए और अपने कायद के शाना बिशाना काम कर रहे हैं। इस दौरान हमें थोड़ा सा कोरोना ने मुतासर किया 5-6 माह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर दोबारा तमाम पीपीज़ और यूसीज़ के अंदर अपने मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के वो अहदेदारान, वो कारकुनान उनको एक्टिव कर रहे हैं जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए वोट को इज्जत दो के साथ खड़े हैं। जो पैरल तंजीम का नाम कुछ हमारे दोस्त ले रहे हैं, मैं आज आपके प्रोग्राम की वसादत से उनको जो कहना चाहता हूं कि जमात के लिए और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए आप हमारे साथ आएँ, जमात के अंदर अकोमोडेट हों। जमात के साथ बहुत उहदे हैं, मदर लीग है, यूथ विंग है और विंग्स हैं, आप उनमें काम करें, ना कि खुद साख्ता अपने उहदों का इस्तेमाल करें जिससे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए को तौक़ीयत ना मिले और आपकी वजह से उनको नुकसान ना पहुंचे। मैं आपके प्रोग्राम की साथ से ये भी बात उनको कहना चाहता हूं कि आप अगर बाज ना आए तो आपको जमात की तरफ से शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, बल्दियात खत्म होने की वजह से क्या नुकसानात हल्कों को झेलना पड़ रहा है इस वक्त? कहीं पे सोलन का मसला है, कहीं पे सीवरेज का मसला है, कहीं पे सड़कों का मसला है, कहीं पे सेंट्री वर्कर्स का मसला है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हनान भाई देखें कि बल्दियात एक ऐसा अदारा है जो आवाम की ग्रास रूट लेवल पर उनकी खिदमत करता है। उसमें यूनियन काउंसिल का एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और उसके 10-11 जो काउंसलर हजरात हैं वो हमेशा 24 घंटे आवाम की दहलीज पर उनको मैसर होते हैं। कोई भी शहरी अपने घर से निकलता है कि वो अपनी वार्ड के अंदर उसको अपना काउंसलर मिल जाता है। काउंसलर की पहुंच अगर कोई काम हो तो उसको अपना वाइस चेयरमैन या चेयरमैन मिल जाता था। क्योंकि आप देखें कि स्ट्रीट लाइट का मसला हो, पैचवर्क का मसला हो, सोलंग पीसीसी या कोई कारपेट या कोई ऐसा स्पीड ब्रेकर या पार्क्स या सैनिटेशन जिसको सफाई कहते हैं, ये तमाम मसाइल लोगों के बुनियादी मसाइल हैं और ये बल्दियात के मुतलका है। जिस दिन से इन्होंने बल्दियात को मुअत्तल किया हुआ है, बरतरफ किया हुआ है, उस दिन से लोग इन मसाइल में घिरे हुए हैं।
और मैं तो नहीं कह सकता, हम तो इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और कोर्ट में है, लेकिन ये इन्होंने पंजाब की करोड़ों अवाम के साथ ज्यादती की और बुजदार जैसा नाहल आदमी इन्होंने मसलत किया हुआ है, जिसकी वजह से पंजाब के करोड़ों अवाम ये अजाब भी जी रहे हैं और ये मुश्किलात में भी हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ अब्दुल रहमान भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल रहमान, बल्दियात के ख़त्म होने से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा है, जैसे बता भी रहे थे, तो उसके साथ साथ ये भी देखने में आया कि सफाई का अमल एक जारी रहता था। सैनिटरी वर्कर्स जो है वो काम करते रहते थे यूनियन काउंसिल के अंदर। जैसे चेयरमैन हटे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चाहे वो सेकंड या थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे आए हों, सारी जिम्मेदारियां जो है उनके हाथ में दे दी गई। उसके बाद जितने भी सैनिटरी वर्कर्स थे वो घरों में ज्यादातर बैठे रहते थे, लोग शिकायत करते नजर आते थे, एमपी एमएनए उनको मिलते नहीं थे डेरे पे, और चेयरमैन साहबान मौजूद नहीं थे, और जो पुराने चेयरमैन साहबान थे उनके पास जाने पे उनको ये बात सुनने को मिलती थी कि जनाब हमारे पास तो अब चार्ज ही मौजूद नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से? हनाम, देखिए ये जो सफाई वाले या वासा वाले या पीएचए, इस तरह से जितनी भी अथॉरिटीज़ कंपनीज बनाई गई हैं, इनका सबसे बड़ा मसला होता है कि इन्हें पंजाब हुकूमत फंड्स करती है, 3 माह बाद फंड्स मिलते रहते हैं। तो अभी जो वासा, पीएचए और इसी तरह से एफडब्ल्यूएमसी, इनको फंड्स नहीं मिल रहे। ये एक बड़ा मसला है। इनकी तनख्वाहें लटकी हुई हैं, नई हायरिंग्स नहीं हो रही, ये आर्जी रखे जाते हैं। इसमें हज़ारों लोग होते हैं जो आर्जी बुनियादों पर काम करते हैं, डेली वेजेस कहते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, नया बंदा हायर कर लेते हैं। लेकिन अभी ये हो रहा है कि जो छोड़ के चला जाए उसकी जगह कोई भी नहीं आ रहा। तो ये एक बड़ा फंड्स का बड़ा मसला है। फिर पीटीए की जो अपनी रुकावटें होती हैं कि ये इलाके ज़्यादा साफ़ हों, ये कम हों, यहाँ पे ज़्यादा काम करना है, ये तो देखें सियासत चलती रहती है, उसका हिस्सा है, अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी जो अपने लोगों को एमपी एमएनए खुश करने के लिए ऐसे करते थे। लेकिन असल मसला जो इनका फंड्स ना होना है। अभी भी जो कई मुलाजम हैं जिनकी तनख्वाहें 2-2 माह से बाकी हैं, वासा में कुछ 600-700 के करीब मुलाजमीन जो डेली वेजेस का उन्होंने निकाल दिया फंड्स ना होने की वजह से। तो ये एक बड़ा मसला है। जब तक पंजाब हुकूमत इन्हें फंड्स नहीं देगी या इन्हें फीस जो आयद करने की इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि जब ये कंपनीज बनाई गई थी तो ये पर्पज़ था कि ये अपने ओन रिसोर्सेज पे चलेंगी, लेकिन फिर उसके बाद सियासी मफादात की वजह से इन्हें टैक्स या फीस आयद करने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि उसके बाद प्रेशर आना था। अगर कूड़े पर फीस हो 10 रुपये चाहे हो 20 रुपये हो, तो ये फैसलाबाद से कई करोड़ रुपये इकट्ठा हो सकता है और वही इनको तनख्वाहों में वापस जा सकता है और हुकूमत के पैसे बच सकते हैं। लेकिन उसका ये नतीजा निकलेगा कि सियासी तौर पे जो हुकूमत है उस पर दबाव आएगा। ये पहले से ही दबाव का शिकार हुकूमत है। देखें अभी सेनेट इंतखाबात की वजह से कल जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई और ये 15 को बढ़ा देंगे, मैं अभी कह रहा हूँ, क्योंकि इनको 2-3 ज़राए है जहाँ से आमदन आ रही है, बाकी तमाम जो है वो खसारे में जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। हुकूमत ने अपने अखराजात पूरे करने और ये कंपनीज को जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी तब तक ये अपने ओन रिसोर्सेज पर नहीं चल सकेंगी। शहबाज शरीफ की जानब से कभी भी जो फंड्स का मसला नहीं बनता था, वो बाकायदगी से चलते रहते थे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होती हैं जिसको हम गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस कहते हैं कि बिल्कुल, जब तक ये गुड गवर्नेंस के स्किल्स इनके अंदर नहीं आएंगे तब तक गवर्नमेंट जो है वो अच्छे अंदाज में ये नहीं चला पाएंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका आज के शो में आने के लिए। आतिफ किसाना आपका भी बहुत शुक्रिया और उस्मान अशरफ गुज्जर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, आपने बहुत सारी मूवीज तो देखी होंगी जिसके अंदर बहुत सारे हीरोज जो हैं वो स्टंट परफॉर्म कर रहे होते हैं और बहुत सारे लाइव शोज भी होते हैं उनके अंदर स्टंटमैन जो हैं वो स्टंट्स परफॉर्म करते हैं। लेकिन मूवीज के अंदर तो खास तौर पे हीरो से स्टंट नहीं परफॉर्म करवाया जाता, अलबत्ता उसकी जगह एक स्टंटमैन होता है जो कि स्टंट परफॉर्म करता है। और इसी तरह लाइव शो के अंदर भी बहुत सारे फेमस स्टंटमैन हैं जिनके ऐसे करतब होते हैं कि आंखें जो हैं वो देख के दंग रह जाती हैं। ऐसे ही स्टंट्समैन पे हमने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, आइए आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया। अगर आप भी चाहते हैं कि ज़बरदस्त हेयर स्टाइल बनवाएं तो उसके लिए आपको प्राइम हेयर क्लब जिनाह कॉलोनी जाना होगा। तो जनाब, हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हमारे शेफ आबिद उर्फ यूके शेफ क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक जी है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ क्या तैयार कर रहे हैं आज हम? चिकन कढ़ाई बनेगी गोल्डन घी में। चिकन कढ़ाई बनाई जाएगी जनाब गोल्डन घी के अंदर। गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन घी बनाने वालों का ये कहना है कि इसे अफजाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा और इसके साथ साथ मुख्तलिफ विटामिन के ब्लेंड से तैयार किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं जिनके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई भी मौजूद होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को 4 चांद लगें, आपकी सेहत पे भी मुस्बत असरात पड़े, तो उसके लिए आपको इंतखाब करना होगा गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन बनास्पति का। तो जनाब, आज की रेसिपी जो है वो गोल्डन घी के अंदर बनाई जाएगी। और रेसिपी के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर होगी? हमारे पास हाफ के जी चिकन था सर।
ठीक है, चिकन है, मैरिनेशन हुई है। मैरिनेशन किसमें करेंगे? मैरिनेशन इसमें पाकिस्तानी मसाले है सर, हाफ टी स्पून क्रश चिली है सर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून है इसमें सॉल्ट, और चिकन कढ़ाई मसाला 1 टीस्पून है। और जो जीरा है वो नहीं हमने लगाया। गरम मसाला है, हल्दी हाफ टी स्पून है, खुशक धनिया हाफ टी स्पून है। जो जीरा खुशक हमने इसको पैन पे ड्राई करना ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से निकले, वो हमने इसके ऊपर गार्निश करनी। और गार्निश के लिए अदरक है और ग्रीन चिल्ली है, टमाटर है हमारे पास। ठीक है, और ये मैरिनेट करके कितनी देर के लिए रखना है? मैरिनेट आधा घंटा कम से कम रखा मैंने। ये पानी कितना ऐड किया है इसमें? पानी सारी इसमें ऐड नहीं किया। चिकन है और 1 एग्स है, बाकी ये पाकिस्तानी मसाले हैं, चिकन करी वगैरह इसमें अच्छे से गुलाब की लहर के साथ इसको मिक्स किया, इसको रखेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑनियन 3 थे, हमने इसको कटिंग किया है। ये गोल्डन घी में इसको ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद प्याज जो हमारा टमाटर है इसको हम इसमें काट के डालेंगे, ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी के अंदर ये डाल देंगे, इसको 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे। दम लगाने के बाद इसको फिर गाने डाल के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो जनाब स्टार्ट करें। 1 करी स्पून जो है वो घी का इसमें लिया गया है, जिसके अंदर ऑनियन जो है आप ऐड किए जा रहे हैं, और अनियन को पकाया जाएगा तकरीबन 2 से 3 मिनट। जैसे ये ब्राउन होना शुरू होंगे, हम इसके अंदर और क्या डाला जाएगा? ये टमाटर डालेंगे सर, टमाटर डालेंगे। अनियन जनाब जैसा कि आप देख रहे हैं कि तैयार हो रहे हैं इस वक्त। इसमें मैंने कट भी लगाया है चिकन में, ताकि इसका जो मसाला इसमें मैंने ये मैरिनेशन फ्लेवर है वो इसमें जज़ब हो जाए। इसकी ग्रेवी नहीं होगी सर, हल्की लाइट ग्रेवी होगी, ताकि डिफरेंट इसमें शेप नजर आएगी चिकन की। जनाब इसमें ग्रेवी जो इनका कहना है कि वो ज्यादा तैयार नहीं की जाएगी, थोड़ा ड्राई चिकन आज जो है वो तैयार, कढ़ाई टाइप बनेगा सर, कढ़ाई टाइप तैयार किया जाएगा। लेकिन फिर भी इसके अंदर मसाला तो मौजूद होगा, क्योंकि हम अनियन भी यूज कर रहे हैं, टमाटर भी यूज कर रहे हैं, घी भी होगा, और योगर्ट यूज किया जाएगा। योगर्ट सर रायते के लिए सर, योगर्ट नहीं इसमें यूज किया जाएगा इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ रायते के लिए जो है वो तैयार किया जाएगा। अच्छा, प्याजों को कितनी देर के लिए अमूमन सर अगर स्लो टेम्परेचर पे करेंगे तो अच्छी तरह ये ब्राउन हो जाएगा, तेज आंच पे करेंगे तो ये साइडों पे जल जाएंगे, कलर जल्दी आ जाए, कुछ वाइट रह जाएंगे, कुछ जल जाएंगे। इसलिए स्लो आंच पे हमने इसको 2 से 3 मिनट में हम इसको ब्राउन कर लेंगे, हल्का लाइट ब्राउन करेंगे। उसके बाद टमाटर कुछ उसमें डाल देंगे। टमाटर कितने ऐड किए जाएंगे? टमाटर सर 3 मैंने ऑर्डर किए हैं सर। 3 टमाटर जनाब कट कर लिए जाएंगे, जूलियन कट किया जाएगा। जूलियन कट करने के बाद उसे ऐड किया जाएगा इन प्याजों के अंदर। और प्याज कितने इस्तेमाल किए हमने? प्याज 3 थे सर हमारे पास। 3 प्याज जनाब, उनको कट करके आपने 1 करी स्पून घी के अंदर जो है उसे तैयार ये कढ़ाई वगैरह के लिए सर इस तरह कटिंग करके इसको इस्तेमाल किया। कुछ डिशें ऐसी होती है जिसमें हम गरंडे इस्तेमाल करते हैं, उसको मैरिनेशन कितनी देर के लिए करनी है? जो हाफ के जी है सर, मैंने आधे घंटे के लिए आते हुए रखी थी मैरिनेशन करके। और कोशिश करें नाज़रीन कि जब आप मैरिनेट कर रहे हो, जो भी चिकन आप लाएं उसमें कट्स छोटे छोटे, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि शेफ ने लगाए, तो कट्स लगाने से क्या होगा कि मसाला जो इसके ऊपर लगाया जा रहा है, जिससे मैरिनेट किया जा रहा है, वो अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो जाता है। और जैसे ही जज़ब हो जाए, हाँ, और जब आप इसको कुक करेंगे तो ऑयल या ग्रेवी जो भी जिसके अंदर भी बना रहे होंगे, कट है वो सर खुल जाएंगे, फ्लावर टाइप बन जाएंगे। जैसे कट है मैंने लगाए, ये खुल भी जाएंगे और अंदर से कच्चा भी नहीं रहेगा सर। कच्चा भी नहीं रहेगा। बाज़ का लोग होता है ना कि वो कहते हैं कि इतनी देर पकाने के बावजूद भी चिकन जो है वो कच्चा रह गया, तो उसकी वजह ये होती है कि टेम्परेचर जब उसे हीट मिलती है तो वो ऊपर वाली सतह को मिलती है, इंटरनल हीट नहीं मिलती, जिसकी वजह से अंदर से गोश्त जो है वो कच्चा रह जाता है। तो उसे पकाने के लिए खास तौर पे कट्स जो है वो लगाए जाते हैं। तो कट्स लगाने से ये होता है कि मैरिनेशन का टेस्ट भी इसमें काफी आ जाता है, और इसके साथ साथ जो कुकिंग के अंदर भी काफी आसानी होती है। तो शेफ और कितनी देर हम ऑनियन को बनाएंगे? सर हल्का सा ब्राउन करेंगे, इसके बाद हम टमाटर डाल लेंगे। जनाब इसे तैयार कर रहे हैं, और पाकिस्तानी डिश है ये, पंजाबी ढाबा की मुझे जी पंजाबी ढाबा हमारा बॉलीवुड शॉपिंग मॉल में जो है पंजाबी ढाबा पाकिस्तानी फूड है जिसे कहते हैं, वो उसकी स्पेशल डिश है। और पाकिस्तानी फूड्स की डिमांड जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड नाज़रीन काफी बढ़ती चली जा रही है, और क्योंकि इसकी खास वजह है इसके स्पाइसेस, इसका टेस्ट, इसका टेक्सचर, ये वो तमाम चीजें हैं जिससे लोग जो है मुतासिर होकर इसे ट्राई करने के लिए जब भी पाकिस्तान आते हैं तो इसे खाते हैं। अच्छा, जीरा जो है वो कब डाला जाएगा? और इसके साथ साथ रायता बनाने का आइडिया भी आप लाजमी यहाँ पे रायते का तरीका बता रहे हैं। रायते के लिए क्या क्या ऐड किया जाएगा? सर हाफ टी स्पून 1 पंच टैप, 1 करी स्पून योगर्ट है उसके अंदर, हाफ टी स्पून मसाला, ये हाफ टी क्रश चिल्ली, और खुशक धनिया जो मैंने ग्राइंड किया हुआ ना, इसका फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त होता है, और ब्लैक पेपर। इनको जनाब मिक्स कर लिया जाएगा, और मिक्स करने के बाद आपका जो रायता है वो तैयार हो जाएगा।
वैसे एक रायता क्रीम में भी तो आप बनाते हैं। सर क्रीम भी मैंने ये क्रीम के भी रखा हुआ सर। हाँ हाँ, तो इसका भी इसकी रेसिपी भी बताएं ताकि ऑडियंस को पता चल सके, जो भी उनको पसंद आए अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से जो है उसे पका लें। तो जनाब प्याज हमारे काफी हद तक, ये कराची चिली का हाफ टी स्पून है इसमें, और इसमें साल्ट जाएगा सर, साल्ट हाफ टी स्पून और खुशक धनिया। इसका बहुत ही प्यारा फ्लेवर होता है सर क्रीम का। इसका जो रायता बनता है वो जबरदस्त बनता है सर। इसमें मैंने धनिया भी नहीं डाला, ग्रीन चिली भी नहीं डाला, और बड़ा ही प्यारा इसका फ्लेवर होगा सर। ये रायते हमारे दोनों तैयार है, डिफरेंट जी रायते तो तैयार हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऑनियन भी तैयार हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल अब इसमें टमाटर जो है वो ऐड कर लिए जाएं। तो जनाब टमाटर ऐड कर लिए गए हैं, और टमाटर ऐड करने के बाद इन्हें अच्छे से, जो मैंने इसको कटिंग किया ना, इसका अपना एक फ्लेवर निकलेगा। चिकन भी अच्छी तरह इसमें कुक हो जाएगा। जो व्हाइट सॉस होती है उसमें कुछ ऐसी डिशें होती है, कुछ उसमें बनती हैं जो पाकिस्तानी घरों में अक्सर बनाते हैं, तो कटिंग की जाती है, लेकिन फ्लेवर इसका अच्छी तरह निकले। ठीक है जनाब, तो आप उतनी देर बनाएं। ये हमारे जो आज के गेस्ट हैं, मैं उनकी तरफ चलता हूं और उनसे जो है वो मजीद गुफ्तगू करेंगे। तो नाज़रीन, आज चिकन कढ़ाई जो बन रही है ये तो बनेगी, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनके साथ हम कारोबारी जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर, उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि एसएमई सेक्टर जो है हमारा वो काफी परेशान नजर आता है। उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से खातिर ख्वाह इंतजामात उनकी तमीर व तरक्की के लिए नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। इसी मौजू पे आज हमने गुफ्तगू करने के लिए दावत दे रखी है। वकार अवान हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि सेक्रेटरी हैं हेल्पिंग हैंड लायंस क्लब के। तो आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। वकार, ये बताइएगा, एसएमई सेक्टर जो है उनकी तरफ से ये गिला किया जाता है कि मर्रात बहुत सारी एक्सपोर्टर्स को दे दी गई। जी। और एक्सपोर्टर्स ने कोविड के डेज में भरपूर फायदा उठाते हुए बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन वहीं छोटा सेक्टर जो है वो दबता चला गया, क्योंकि उसके पास उतने ना तो मौके थे, ना ही उसको रिलीफ उतना दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से जितना देना चाहिए था। क्या कहेंगे आप इस सवाल से? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने मतलब इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि भाई जी इम्पोर्टर है ये मतलब अभी नहीं, शुरू से ही इग्नोर होते आ रहे हैं, और उसकी जो मेजर रीजन है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जो है वो कम्प्लेक्सिटीज हैं। मतलब आप अगर कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी है तो उस पर ड्यूटी क्या होगी, या मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको लेके कैसे चल रहा है, ये उन्होंने बड़ा कॉम्प्लेक्स जो है ना इसको रखा हुआ है। आपने अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है और आपने इसको क्लियर करवाना है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनके थ्रू उस प्रॉपर चैनल से आपको आना पड़ता है। उसके साथ साथ ये जितनी भी इंपोर्ट ड्यूटी है आपको डॉलर में पे करनी पड़ती है, मतलब डॉलर के बराबर अमाउंट नहीं पे करनी पड़ती। ये मेरे ख्याल में IMF की एक जो है एक उनकी शर्त है जी सर, उसके ऊपर करना पड़ता है। जब कोरोना आया ना, तो जो हमारे जैसे इंपोर्टर्स हैं जो मतलब 2-4 लोग मिलके कंटेनर लेके आते थे फॉर एग्जांपल, उन लोगों के लिए ये मुश्किलात आई। एक तो कोरोना की वजह से इंपोर्ट्स बिल्कुल बंद हो गई, और यही रीजन बनी जो पाकिस्तान में चीजें इंपोर्ट होके आती थी उनकी प्राइसेस एकदम बूम पे चली गई, और बहुत ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ा लोगों को। और गवर्नमेंट मेरे ख्याल में कोविड को कंट्रोल करते करते ये भूल गई कि भाई हमने इन लोगों को भी रिलीफ देना है। जो एक्सपोर्टर से अब वहां पे उनको इशू ये था कि यार यहाँ पे लोग कम आए, उन्होंने उनको ये रिलीफ दे दिया फॉर एग्जांपल कि भाई आपको हम बिल माफ कर देंगे, आप काइंडली अपने जो वर्कर्स हैं इनको लीव पे विद पे छुट्टी दे दें। लेकिन हम जो इम्पोर्टर्स थे उनके लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट की नज़र में आ नहीं रहे थे। उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि जितनी इंपोर्ट से ज़्यादा होती है उस कंट्री का जो है, अगर हम देखें जो रेट है, अगर हम कहें यार एक प्रोग्रेसिव कंट्री है या एक अच्छा मुल्क है, उसमें जितनी इंपोर्ट से ज़्यादा होगी उसकी नेगेटिविटी को शो करेगा। इस वजह से हम लोग शायद नेगेटिव साइड पे थे, गवर्नमेंट ने हमारी तरफ देखा नहीं, जिसकी वजह से जिस तरह एक्सपोर्टर्स के पास एम्प्लॉयज़ हैं इसी तरह हमारे पास है वो सारे रिफ्लेक्ट हुए। हमारे पास इनकम नहीं थी, हम उनको पे नहीं कर सके जितना उनको करना चाहिए था। लेकिन मीनवाइल ये हुआ है कि बहुत सारे लोग हैं उन्होंने मिल के, जैसे हम लायंस क्लब के मेंबर, हमने अपनी अपनी ट्राई की, जो लोग साहिब हैसियत थे उनसे जितना जितना हो सकता है कंट्रीब्यूशन वो की, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया। उन्होंने हमें किसी किस्म की कोई भी सपोर्ट नहीं दी। जैसा इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ हुए थे वो उन्होंने दुकानदारों के किए थे, ठीक है, जो स्मॉल यूनिट्स इंडस्ट्रीज हैं उनको नहीं हुआ, जो इंपोर्टर्स हैं एक्सपोर्टर्स को हुए थे। इसी तरह विद पे हम लोग किस तरह से, जब हमारे पास एक चीज ही नहीं सेल करने के लिए है, प्रॉफिट ही नहीं है, तो हम किस तरह अपने एम्प्लॉयज को उतनी पे देते जिस पे हमने उनको रखा हुआ है। अच्छा, क्या पोस्ट कोविड सिचुएशन अब कैसी जा रही है? बहुत सारे लोग जो कि बेरोजगार हुए, मुलाजमत पेशा अफराद जो थे,
क्योंकि आप फिर भी बिजनेस कम्युनिटी हैं, एक तो ऐसे लोग भी हैं ना जो महीने की तनख्वाह के ऊपर गुजर बसर करते हैं, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। जितने लोग बेरोजगार हुए थे उतने को रोजगार दोबारा मिल गया? असल में हुआ ये है कि कोविड की वजह से ना, सॉरी टू से, कुछ हम लोग जो हैं वो इस मौके की तलाश में रहते, कहीं ना किसी सोर्स से पैसे आ जाए, वो चाहे कोई हमारी हेल्प कर दे, चाहे किसी तरह से हो जाए। अब कोविड में जिन लोगों की तो हम लोगों ने हेल्प की, उनमें से 50% ऐसे लोग हैं कि उनको ये चीज ज्यादा पसंद आ गई। अब वो लोगों की एड के ऊपर डिपेंडेंट है। अब रोजगार है, यानी काम चोरी करने लग गए। काम चोरी के लिए वो ये पहले ही वो तबका पहले सी तलाश में था। इस वक्त हमारे पास डेफिशिएंसी है लिटरली। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, कल उन्होंने मुझे कहा कि यार मुझे ना 2-3 सीवीज चाहिए, और मैं अपने पूरे कॉन्टेक्स्ट में से 2-3 सीवीज नहीं निकाल सका। अब उसने कहा कि मुझे एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए, तो मैं जिससे पूछा, नहीं सर रिसेप्शनिस्ट नहीं। असल में हम लोगों को ये है कि हमारी जो एजुकेशन है वो कम से कम भी हो ना, तो हमें एक अच्छी जॉब ऑफर हो। तो अभी जो हालात है बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लोगों को पता नहीं मेंटल अप्रोच किधर चली गई है, वो इस चीज को या ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है क्या है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, मैं पूरे मेरे 2000 कॉन्टेक्ट तो कम से कम सेव हैं, लेकिन उसमें से एक रिसेप्शनिस्ट की सीवी नहीं मैं वहां से निकाल सका। तो ये हालात है लोगों के, अब बहुत जबरदस्त हालात है। अच्छी डायरेक्शन में हम लोग जाना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब लोगों की भी सपोर्ट, अब उनका जो मेंटल अप्रोच और उनकी जो एथिक्स है ना, मतलब हमें अपना देखना चाहिए कि हम किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, उसकी तरफ हम लोग नहीं आ रहे। इसके अलावा अगर स्किल्ड लेबर की बात की जाए, उसकी भी तो काफी कमी है। यस, उसकी कमी बहुत ज्यादा है। अब उसमें क्या होता है, उसमें सर ये होता है कि एक बंदा है, अगर किसी एक हम टेक्निकल बंदे के साथ उसको एज असिस्टेंट अटैच करते हैं ना, वो 2 महीने बाद कहता है यार कि मैं इस लेवल का मास्टर बन गया हूँ। और एक बंदे का एक्सपीरियंस है 15 से 20 साल का, और कोई मतलब एक बंदा है, हम उसे एज असिस्टेंट उसके साथ लगाते हैं कि आप काम सीखें ताकि हम 1-2 साल बाद आपको चलाएं। वो एक इंस्टीट्यूट से या एक मतलब स्मॉल यूनिट से उठता है, काम सीखता है एज असिस्टेंट ही। दूसरी जगह पे वो बताता है जी कि मैं तो यहाँ से काम सीख चुका हूँ, हालांकि काम उसे नहीं आता, लेकिन दूसरी जगह पे जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, वो उसको रख लेते हैं। तो ये हमारा हाल है। और इसके अलावा स्किल्ड लेबर को मजीद बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट भी तो बहुत कम है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर नहीं सर, नहीं, हमारी अप्रोच नहीं है। देखिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, अप्रेंटिसशिप जो है स्कूल है, प्रॉपर है, मतलब आप उन पे जाएं। और ये उनको इस वक्त जो है डेफिशिएंसी का सामना है कि लोग नहीं आते। सर पता क्या हो गया, लोग कहते हैं कि यार मेरे पास कल ही गाड़ी आ जाए, लोग कहते हैं यार मेरे हमसाये ने गाड़ी ली, मेरे पास क्यों नहीं है। वोकेशनल इंस्टीट्यूट देखिए, चाइना टोटल वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे है। वो हमारे जैसे कंट्रीज को इतनी अच्छी स्कॉलरशिप ऑफर करता है कि आप वहां पे जाके पढ़ाएं। वजह ये है कि जो चाइना की मेजर पॉपुलेशन है वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाती है, जहां पे वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ वकार अमान मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। वकार, ऑटो पार्ट्स के बिजनेस के हवाले से क्या कहेंगे? कोरोना वायरस की वजह से इंपोर्ट्स तो हैं, वो भी सारी रुक गई थी, लेकिन अब दोबारा अगर खुली हैं तो उस पर ड्यूटीज किस तरह की आयद की जा रही हैं, और उन ड्यूटीज की वजह से जो ताजर बरादरी है उसको क्या नुकसान उठाने पड़े? अच्छा सर, वही बात होगी, इंपोर्ट हुई नहीं। मीनवाइल ना हमारा ड्राई पोर्ट बंद है फैसलाबाद का, उसके बाद लाहौर का ऑलमोस्ट बंद होने लगा है, क्योंकि ये ना जो इंपोर्टर्स है ना ऑटो पार्ट्स के, ये बड़े मिनिमम लोग थे। मतलब हम अगर उनकी बात कहें ना तो चंद लोग थे। अगर लाहौर रीजन और फैसलाबाद रीजन को टोटल मिला के हम बात करें तो ये कोई 15 से 20 लोग होंगे जो प्रॉपरली इसके ऊपर काम कर रहे थे इंपोर्ट्स के ऊपर। इंपोर्ट्स बंद हो गई, जिनके पास स्टॉक था उन्होंने जब देखा कि पता नहीं अब किस वक्त स्टॉक आएगा, उन्होंने प्राइसेस हाई कर दी, जिसकी वजह से इस वक्त हमारे पास जो कस्टमर है वो बहुत कम हो गए। कस्टमर की अप्रोच ये है कि जो हमें साल पहले जो एक चीज़ अगर फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की मिलती थी, चलो यार वो 11 की मिले, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो होगी है 25 रुपए की, 20 रुपए की। अब कस्टमर अप्रोच वही है, जिसकी वजह से जो कस्टमर है वो या तो धोखा खा लेते हैं या किसी ऐसी एक एजेंसी के पास जाने की कोशिश करते हैं जो रिपेयरिंग के पार्ट सेल करें। तो और जो ओवरऑल अगर मैं हाल बताऊं, जो हमारी ट्रेड यूनियन का ये अगर हम बात करें ऑटो पार्ट्स के ऊपर, तो बुरा हालात चल रहा है, और इम्पोर्ट तो है ही नहीं, जिसकी वजह से जो जिसके पास स्टॉक बढ़ा है ना वो बेच रहा है। अच्छा, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया, क्योंकि ये भी एक मेजर कॉज है। अब अगर हम देखें तो मेरे आइडिया के मुताबिक हर दूसरे घर में 2 गाड़ियां मौजूद हैं, वो अब मेंटेन तो होनी है,
गवर्नमेंट ने इसमें भी मतलब जो है बिल्कुल इस फील्ड को निगलेक्ट किया। अगर वो इस स्टेज पे आके इंपोर्टर्स को थोड़ी सी इजाजत दें कि भाई आप लोग कंटेनर्स लेके हैं, फॉर एग्जांपल एक यूनियन है सरगोदा रोड ऑटो पार्ट्स यूनियन की हम बात कर लेते हैं, इसको कह देते हैं यार एक मार्केट को आप 2 से 3 कंटेनर हम एग्जाम्प्ट कर देते हैं, ड्यूटी फ्री कर देते हैं, आप लाएं लेकिन उनको उसी प्राइस पे बेचें जिस प्राइस पे आप साल पहले बेच रहे थे। पीछे सर सामान इतना ज्यादा पड़ा हुआ है, जिसे हम जापान से इंपोर्ट करते हैं, दुबई से हमारी डायरेक्ट इंपोर्ट होगी है, मलेशिया से हमारी डायरेक्ट इंपोर्ट होगी है। तो अगर ये लोग हमें चांस दें, मतलब ड्यूटी थोड़ी सी कम कर दें, तो हम लोग फिर जो है सस्ते पार्ट्स लेके आ सकते हैं। लेकिन अब वो कोविड के बाद इन्होंने ड्यूटी और हाई कर दी है। जो मेजर कॉज है हमारी डायरेक्ट जो इन्फ्लुएंस है वो डॉलर रेट पे है। हमें वो डॉलर जो है वो गवर्नमेंट को देना होता है बाय करके। तो तब भी देखें कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ऐसी बनाई हुई है शायद जिसपे ये लोग मजबूर भी हो, हम लोग डॉलर बाय करते हैं। अब डॉलर जब बाय करना है तो जाहिर बात है वो रेट आ गया जी, डिमांड हाई हो गई तो रेट भी हाई चला गया। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट निगलेक्ट करे, ड्यूटी फ्री कर दे, तो मेरी ये सजेशन है गवर्नमेंट से, रिक्वेस्ट भी है कि वो इस तरह के ट्रेडर्स को जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हो, जो NTN होल्डर हो, एक उनका प्रोफाइल बनाए, जो पुराने हो, कम से कम उनको थोड़ा सा ना रिलीफ दे टैक्स में, ताकि लोग मोटिवेट हों कि हमें सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की तरफ भी जाना है और हमें NTN भी बनाना है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट जो है वो अचीव कर सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर अवाम की बात की जाए, अवाम तो परेशान है, एंड यूजर जो है उसे बड़ी मुश्किलात का हमेशा से सामना रहता है। जैसे आप गाड़ियों के पार्ट्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये हर एक की जरूरत है। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हर टाइम पीरियड के बाद चेंज होने हैं, मतलब अगर एक्सीडेंट हो जाता है तब तो वो करने ही करने, लेकिन अगर ऑयल फिल्टर्स की बात कर ली जाए, ऑयल की बात कर ली जाए और ब्रेक ऑयल की बात कर ली जाए, इस तरह की बहुत सारी और भी चीजें हैं जिनको इंपोर्ट करना लाजमी और एक वक्त के बाद उन्होंने चेंज होना ही होना है। इन बेसिक चीजों के ऊपर अगर ड्यूटी फ्री कर दी जाए तो मेरा ख्याल है काफी मामला तब भी बेहतर हो, बहुत ज्यादा फायदा होगा लोगों को। और ये भी मैं बता रहा हूँ ना कि जेन्युइनली ये वन इज द बेसिक रीजन कि आप कह लें कि महंगाई हो रही है, तो क्योंकि चलानी चलानी है, पहिया नहीं रुका, कोविड में नहीं रुका सर, देखें कोविड में नहीं रुका तो ये किस तरह से होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि एक जो नई गाड़ियों की तसलसल अब जारी है, बहुत सारी कंपनियां इन हो चुकी हैं फैसलाबाद के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, और उनको पजीराई भी मिल रही है। पहले बहुत गिनी चुनी गाड़ियों की कंपनियां होती थी जिनके पार्ट्स को इंपोर्ट किया जाता था, अब बहुत सारी गाड़ियां होगी। इससे भी आपके बिजनेस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई बढ़ेगा या कम होगा? क्या हमारा बिजनेस कम हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान या बरसगीर की हम बात करें ना, तो मेरे ख्याल में वहां पाकिस्तान है या अफगानिस्तान होगा जहां पे एक चीज पे फोकस ही नहीं करते यार ये लोग। अब इंडिया की अगर हम बात करें ना, वहां पे अगर आपने कोई गाड़ी वहां पे लॉन्च करनी ना, उसके पार्ट्स वहां पे मैन्युफैक्चर हो। पाकिस्तान में गाड़ी इंपोर्ट होके आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल ABC एक गाड़ी है, वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होके आ रही है, अब उसका भी सिर्फ मॉडल आया या कॉन्सेप्ट आया, वो गाड़ी एक दिन में 1500 से 2000 सेल भी होगी। अब किसी ने सोचा है कि अगर उसी गाड़ी की छोटी सी हम बात कर लें, एक बम्पर स्पेसर की बात कर लें जिसके ऊपर बम्पर फिट होता है, फिक्स होता है, अब वो स्पेसर अवेलेबल नहीं है, लोग कहां पे जाएंगे? वो अल्टीमेटली उसी कंपनी में जाएंगे। अब कंपनी में एक चीज फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज की है तो हमारे पास वो 10 रुपीज में है, चीज जेन्युइन है। अब गवर्नमेंट नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है, कंपटीशन आना चाहिए, गाड़ियों की प्राइसेस जो है वो बहुत हाई होगी, लो होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये इस तरह के लोगों को तैयार करें जो इनके पार्ट्स भी ला सकें, नहीं ला सके कम से कम इनको मैन्युफैक्चर करें पाकिस्तान में। और नो डाउट जिस अब ग्वादर को इन्होंने टैक्स फ्री जोन कह दी है, तो मेरे ख्याल में वहां पे इन लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को जो प्रोड्यूसर्स हैं जो ऑटो पार्ट्स बना सकते हैं उनको कहें इंडस्ट्री लगाई जाए। फेडमिक के अंदर भी फेडमिक के अंदर लगा सकते हैं सर। हमारे वो मेरे ख्याल में अगर मैं सही कह रहा हूं तो शाहिद खान साहब हैं जिनका अमेरिका में उसे बम्पर बनाते हैं, अमेरिका के मेन 3 बंदों में से हैं। ऐसे लोगों की खिदमत ली जाए कि भाई ये गाड़ी हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं तो काइंडली आप पार्ट्स मैन्युफैक्चर का यहाँ पे करें, लोगों को अट्रैक्ट करें, इंटरनेशनल बिजनेस आएगा, लोग इन्वेस्टमेंट लेंगे। सिंपली जिन कंपनीज को पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करने की इजाजत दी गई है, जिन गाड़ियों की कंपनी को, उनको इस शर्त एक साथ में ये भी रख दीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका यूनिट आप यहाँ पे लगाएं। पूरी दुनिया में यही पॉलिसी है, पूरी दुनिया में पॉलिसी है। पता नहीं पाकिस्तान में क्यों नहीं लोग ये सोच रहे कि जो चीज यहाँ पे पाकिस्तान में बिक रही है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे होना चाहिए। उसके 2 फायदे हैं, एम्प्लॉयमेंट आएगी, दूसरा जो पार्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, और उसका अल्टीमेटली फ्रूट क्या मिलेगा, आपकी चीज सस्ती मिलेगी आपको।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर इश्क़े खुरोनोश के हवाले से गुफ्तगू कर लें, उस पर भी तो काफी मसाइल चल रहे हैं। महंगाई के हवाले से आम जो एक मजदूर तबका लोग हैं वो तो काफी परेशान है, हंडिया नहीं बन पाती घर के अंदर। जितने पैसे कमा रहे हैं उससे ज्यादा तो 3 वक्त की रोटी पे लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। क्या कहेंगे आप इसके? अच्छा, समझ से बाहर है कि भाई मतलब इसमें हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो एड तो देते हैं, एड देते हैं, मतलब लोगों को वो कह देंगे अब जिसकी घी मिल होगी वो कहेगा जी घी मेरे से ले ले, मतलब प्रॉपर जो है वो काम करेंगे। जैसा हमारा लायंस क्लब इस चीज में बहुत ज्यादा एक्टिव है, हम लोग सिर्फ एड दे रहे हैं। मैं ये चीज सोचता हूं कि लोगों को आप जो आपके एम्प्लॉई है ना उनको स्ट्रेंथन करें। अल्टीमेटली जब सारे करना शुरू हो जाएंगे हर एक की बाइंग पावर अच्छी हो जाएगी। अगर हम तनख्वाह की बात करें, सर जो मजदूर तबका क्यों नहीं बाय कर पा रहा, महंगाई ऊपर आ गई, लेकिन मजदूर की जो तनख्वाह है वो आज से 2 साल पुरानी है। मैं मतलब घी, मैं नॉर्मली वाला साहब मेरे होते हैं वो घर की जो है इस तरह की चीजें जो है ग्रोसरी वगैरह की चीजें लेते हैं। पिछले दिनों में मुझे जरूरत पड़ी, मैं घी लेने चला गया तो मुझे याद है कि मैं 170 पे लेता था कोविड से पहले, वो वाकई आपकी बात ये वो 296 पे लेके आया हूँ। अब एक मजदूर है, अब हमारे मसला महंगाई का नहीं है, लोगों की इनकम का है। जब आपकी इनकम अच्छी होगी तो आपको महंगाई भी नॉर्मल नजर आएगी। और अगर हम देखें जितनी भी गवर्नमेंट्स गुजरती है उसके बाद महंगाई आती है, वो महंगाई क्या है, इंक्रीज इन प्राइसेस। अब हम अगर तनख्वाह में इजाफा नहीं करेंगे, मतलब जैसा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, और बहाना क्या होता है यार इनकम नहीं है। हालांकि जो हमारे जैसे स्मॉल यूनिट्स वाले भी हैं वो भी अच्छा अर्न कर रहे हैं क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई, प्रॉफिट बढ़ गया। अगर हम लोग वो प्रॉफिट, उसका एक पोर्शन जो लोग डिजर्व करते हैं, जो आप लोगों के लिए मेहनत करें, उन लोगों के लिए नहीं निकालेंगे ना सर, तो महंगाई आनी आनी। और गवर्नमेंट को चाहिए इस पे सख्त एक्शन ले, लेकिन उसके साथ साथ गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है वो प्राइसेस को भी देखे, इस चीज को लाजमी देखे। मजदूर की एक तो तनख्वाह बहुत कम गवर्नमेंट ने मुतय्यन की हुई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको बढ़ाए। 15-16,000 17,000 रुपया मेरे ख्याल में इस वक्त चल रहा है, वो कुछ भी नहीं है। अब उससे 17,000 में उसने अपनी पेट भी पालना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, उसने अपने बच्चे की शादी भी करनी है, बिजली का बिल देना है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीजें इनको हल तो करना चाहिए। इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। वकार अवान हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। वकार, अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि अब की गवर्नमेंट बेहतर काम कर रही है या इससे पहले मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ताजरों के हक में ज्यादा थी? सर असल में ना गुड लक ये थी कि उस वक्त हालात जो थे ना बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और मैं फिर कहूँगा कि भी जो हमारी अप्रोच है ना सर, जो मेंटल अप्रोच है वो यही है कि मुझे क्या आ रहा है। हम लोग गवर्नमेंट को, हम जेन्युइनली बात है कि हम ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते। अगर एक गवर्नमेंट में मेरा बिजनेस बूम की तरफ जा रहा है ना तो वो लोग कहेंगे यार कि ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, और अगर मेरा बिजनेस एक गवर्नमेंट में डाउन आ रहा है तो मैं कहूँगा कि ये जो काम है ये मेरे लिए, ये गवर्नमेंट मेरे लिए अच्छी नहीं है। मुझे याद है 2000 में 1999 में नवाज शरीफ साहब ने ना एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो बहुत थी तो अच्छी, लेकिन उसका बड़ा क्विक उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कर दी। वो ये थी कि पार्ट्स की इंपोर्ट पर उन्होंने पाबंदी लगा दी कि पार्ट्स पाकिस्तान में बनेंगे। लेकिन बैड लक हुई, उनकी गवर्नमेंट नहीं रही या इस आइडिया के ऊपर काम नहीं हुआ। इस काम को रोकते 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 लोगों के ध्यान में ये बात आते आते 2008-2009 हो गया। फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई ना उस वक्त ये पाबंदी खत्म हो गई या बहुत कम हो गई, लोगों ने बहुत ज्यादा एडवांटेज लिया उसमें। अब अगर हम बात करें सिर्फ मेरे बिजनेस की वजह से गवर्नमेंट अच्छी है तो मैं इस पे जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की बेसिक जो चीजें हैं जिसपे हम लोग बहुत ज्यादा पीछे है ना सर, वो है आईटी। और कोई भी गवर्नमेंट इसको नहीं देख रही। मुशर्रफ के दौर में एक मिनिस्ट्री बनी और बड़ा अच्छा काम हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने अपना एक कॉम्प्लेक्स बनाया, इरफा करीम कॉम्प्लेक्स बनाया, लेकिन हमें अभी तक उसके फ्रूट नहीं मिला। तो कोई भी गवर्नमेंट जो है, अगर हम बात करें तो मैं सपोर्ट करता हूँ इस गवर्नमेंट को, लेकिन इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इस गवर्नमेंट में महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब बंदा, चलो मैं कह लेता हूँ, मैं जी फैन हूँ खान साहब का, मैं तो कह दूंगा गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन सर हमें अल्टीमेटली देखना पड़ेगा जो मजदूर या जो गरीब है ना वो पिस रहा है, और इसकी वजह से कोई भी इस गवर्नमेंट को अच्छा नहीं करेगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म दे दिया है, फ्रीलांसिंग के ऊपर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने की जरूरत है
कि अब फ्रीलांसिंग के हवाले से स्कूलों में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, क्योंकि आने वाला दौर सोशल मीडिया का है। सर वही वोकेशनल इंस्टीट्यूशन वाली बात चली गई। अब हो क्या रहा है कि अगर फ्रीलांसिंग में हम जाते हैं ना सर, तो लोगों ने अपनी फेक आईडीज बनाई हुई है और फेक लोकेशन दिखाई हुई है। अगर आप अपनी लोकेशन बताते हैं पाकिस्तान, सॉरी टू से, और अगर आप बताते हैं कि यू बिलोंग टू पाकिस्तान, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग वाले प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स नहीं मिलती। मतलब ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते। अब इसको कौन देखेगा? इसको गवर्नमेंट प्लान करे कि फ्रीलांसिंग जो है अगर पाकिस्तान में हो रही है तो क्या लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। अच्छा, और ये हमारे पाकिस्तान के लोकल कस्टमर भाई हैं, वो भी ताउन नहीं करते। अगर वही आईटी सिस्टम्स रखना शुरू कर दें फॉर एग्जाम्पल, तो उनके इतने इतने जबरदस्त आइडियाज डिराइव होते हैं कि वो आपके कारोबार को, अब देखिए अब जितने भी कारोबार है, मेरा जो जहन काम कर रहा है ना सर, आने वाले 4-5 साल बाद ना फिजिकल शॉप्स खत्म हो जाएंगी, ऑनलाइन शॉप्स का काम और ट्रेंड बढ़ जाएगा अगर हम ईमानदारी से वो कर लें। आपने जो प्रोडक्ट ऑर्डर की है वो प्रोडक्ट आपके घर पे वही पहुंची जो आपने देखी है, जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर की है। तो ये काम जो है ना बड़ा जबरदस्त है। तो इस वक्त हमें ना आईटी जो है ना इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। पूरी दुनिया आईटी पे काम कर रही है और सारे के सारे मुल्क जो है अल्टीमेटली उसका फ्रूट खा रहे हैं। हमारी जो हम जो पीछे रह गए ना वो ये कि हम आईटी की फील्ड के ऊपर फोकस नहीं करें, और खासतौर पे इस गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा एक प्रोग्राम अभी तक लॉन्च नहीं किया जिसमें ये ऐसे स्किलफुल पर्सन को ऊपर लेके आए जो फ्रीलांसर्स हैं। तो मेरे ख्याल में उनके लिए कुछ करना चाहिए। और इसके अलावा अगर बात की जाए, जो जितने भी बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आईटी से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बेरोजगार घूम रहे होते हैं, इनके लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म, वेबसाइट गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जाए, बाहर से जो भी काम आ रहा है उस वेबसाइट के ऊपर उस चीज को ऑर्डर दे, बच्चे उसका कंपटीशन लड़े, उससे विन करें, जिसको प्रोजेक्ट जाए वो अर्निंग कर सकता है। तो ये इनके लिए एक इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल फैसिलिटी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें किरदार ये होगा कि वो डायरेक्ट बाहर से लोगों को अट्रैक्ट करे पाकिस्तान। जैसे आप बता रहे थे, बहुत सारे लोग लोकेशंस का ही नहीं बताते कि पाकिस्तान का सुन के भाग जाएंगे। जब इमेज बिल्ड किया जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान के हवाले से, तो मेरा ख्याल है उससे बड़े फायदा मिलेगा। पाकिस्तान उस वेबसाइट के ऊपर लिखे कि कितने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, कितने आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो कि हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, और कितने ग्रेजुएट्स उनके पास मौजूद हैं जो कि उस काम को सरअंजाम दे सकते हैं। पहले तो वहां उनको आके यहाँ पे ढूंढना पड़ता है, ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए ना। प्लेटफॉर्म अगर वो गवर्नमेंट फराम करे तो मेरे ख्याल काफी मुश्किलात में कमी हो सकती है। ऐसी सर देखिए, वो देखिए फेसबुक को के अपना ऑफिस, हेड ऑफिस यहाँ पे बनाए, गूगल को के, माइक्रोसॉफ्ट को के, इन लोगों की प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेल हो रही है। अब फेसबुक पे मार्केटिंग कैंपेन्स चलती हैं सर, बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की, बड़ा लोग पे करते हैं उसका ना, लेकिन फेसबुक का ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं गूगल की, गूगल एड्स चलती हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उसका हेड ऑफिस यहाँ पे नहीं है। वो सारे फ्रीलांसर है जो उनके बिहाफ पे काम कर रहे हैं, उसका क्या फायदा होता है? सिर्फ एक सिंगल एजेंसी को फायदा हो रहा है उसका। किसी एड एजेंसी की बात कर लेते हैं, अल्टीमेट फ्रूट जो है वो नहीं मिल रहा, जो आईटी वाले लोग मेहनत कर रहे हैं लोगों के जो डायरेक्टली मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिडल मैन परफॉर्म करके ज्यादा अर्निंग कर रहा है। तो मिडल मैन की बजाय अगर डायरेक्ट हो तो उसकी अर्निंग भी मिडल मैन की उस पर फर्स्ट पर्सन को जाए जो कि मेहनत कर रहा हो। बिल्कुल ऐसी है, जो सर डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। और इसके अलावा आईटी से अगर हट के सियासत की बात की जाए, सियासत से मुतमिन नजर आते हैं आप? सर मैं फिर कहूंगा जी, मैं तो खान साहब का फैन हूं, मैं तो कहूंगा, लेकिन सर एक जो चीज है ना, जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं वो उसमें बड़ा जबरदस्त सिस्टम होता है कि आपकी अप्रोच में, फॉर एग्जाम्पल एक नाजम या चेयरमैन था ना, वो आपकी अप्रोच में होता था, आपको कोई मसला है आप उसके पास चले गए। एमपी एमएनए साहब के पास जाते हुए पहले तो लोग घबराते हैं कि यार मैं इसके पास जाऊंगा, पता नहीं वो मुझे एंटरटेन करे। अच्छा, उससे पहले ये देर में होता है यार पता नहीं वो घर पे हैं या नहीं है। जाहिर बात है उनकी भी अपनी लाइफ है, नो डाउट वो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, उनको हमारे मसले मसाइल सुनने चाहिए। मैं अगर अपने हल्के की बात करूंगा तो मेरे हल्के में मैंने अभी तक, मेरा कोई एमपी या मैंने हमारे हल्के में नहीं आया जीतने के बाद कि सर कोई मसला मसाइल है तो आपको बताएं, ठीक है कि नहीं। और बल्कि बड़ा अच्छा हो गया, आपके थ्रू मैं मैसेज भी दूंगा कि यार इन लोगों को सोशल होना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उनका इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर हो तो इन लोगों को छेड़े भाई, आप लोग अपने हल्कों में क्यों नहीं जाते, वहां पे लोगों के मसले मसाइल क्यों नहीं सुनते, बजाय कि आप लोगों को कहे जी हाँ जी आप मेरे डेरे पे क्यों नहीं है, मैं जी आपका मसला मसाइल आपके घर पे क्यों सुनूं। जब वोट लेने मांगने के लिए आप घर पे आ सकते हैं तो लोगों के मसले मसाइल सुनने के लिए आप नहीं आ सकते। तो इस गवर्नमेंट की जो ये वजह है मेरे ख्याल में, यह थोड़े ना तजर्बाकार लोग हैं या क्या वजह है, इन लोगों ने जिस तरह के वादे और दावे किए थे ना वो पूरे नहीं किए। लेकिन फिर भी खान साहब के फैन है जी, नो डाउट,
लेकिन रिक्वेस्ट है उनसे कि सर लेकिन please 1 लोगों को करोड़ बताएं। नौकरियां, 50 लाख घर, Yes. वो कहाँ गए सर वो वाले साहब? कहाँ गए, ये भी दुख होता है क्योंकि अगर आप फैन हैं तो पूछें भी ना उनसे, सर, क्योंकि मैं विसल वही तो ब्लोइंग बता रहा हूं। करेंगे तो ये मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, वैसे बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। सर चैनल ही नहीं है ना, आप पूछ ही नहीं सकते, चैनल ही नहीं है। लाइव आपने टीवी पे सुना अच्छा, है। इसके लिए भी सोशल मीडिया जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है। जैसे इमरान खान साहब ने बहुत सारी तकारीर ऐसी की जो कि गवर्नमेंट में आने से पहले की थी, बिल्कुल कंटेनर पे ऐसी चढ़ी। ऐसी है। अब उसे बाउंड किया जाता है आज की तकरीरों के साथ, और सोशल मीडिया पे खूब बिल्कुल तनकीद का बिफोर निशाना आफ्टर बिल्कुल ऐसी ऐसी ठीक है ना। अब आप लोग भी अगर कहीं पे मसला है तो अपनी एक वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर डालें, हो सकता है वो वायरल होती होती इमरान खान साहब तक पहुंचे। सर असल में ना एक चीज रहती है, वो एक डर रहता है कि हमारे मुल्क में जो है कानून जो है ना वो सिर्फ गरीबों को ही पकड़ता है। मेरा भी यही मानना है, ऐसा ही होता है, सॉरी टू से। लेकिन अगर कोई ऐसी वीडियो जो एक चीज को पॉलिसी के अगेंस्ट चली जाती है, फिर वो थ्रेट है कि भाई आप गए, आप अरेस्ट हो गए। अब मेरा जैसा बंदा जो है वो जिसने एक फैमिली को सपोर्ट करना है, वो तो कहेगा यार मैं अब इस तरह के पंगे क्या लूं। हालांकि प्रॉपर चैनल होना चाहिए, आप अपना एहतजाज नोटिस, जैसे ना सिटीजन पोर्टल है, मैं उस पर, मेरे पास ऐप ऐड भी है, मैंने इंस्टॉल की हुई है। मैं अपनी कोई भी कंप्लेन होती है वो मैं उस पर डालता हूँ। हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को जो सिटीजन पोर्टल है ना इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए, और जनरली बहुत ज्यादा कारआमद है। मेरे साथ एक दफा इंसिडेंट हुआ, घर वो हमारा जो गली थी ना उसका ट्रांसफार्मर उठ गया। मैंने एसडीओ साहब को कॉल की, उन्होंने सर मेरी कॉल अटेंड ही नहीं की। लकीली अगर उन्होंने को 18-20 कॉलों के बाद कॉल अटेंड कर ली, उन्होंने मुझे अच्छा आंसर ही नहीं दिया। अल्टीमेटली उनके ऑफिस विजिट किया, रात का वक्त था, कोई बंदा वहां पे मिला नहीं, कंप्लेन रजिस्टर्ड होगी, कोई आंसर नहीं है सर। 2 दिन हो गए। दूसरे दिन ना मैं ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैंने सिटीजन पोर्टल पे ना डाल दी कंप्लेन, और अपने गली के 3-4 लोगों को से भी इंस्टॉल करवाई ऐप और इंस्टॉल करवा दी। और मेरी बैड लक, मैं थोड़ी देर के लिए कहीं पे चला गया, 2 घंटे बाद आया तो टीम आई हुई थी सर, वो काम करके चली गई। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, और हम चाहते हैं कि ऐसे मजीद इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिए जाएं ताकि मुल्क पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो सके। बहुत शुक्रिया आपका वकार, और आज की डिश भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।